नमस्कार, ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। ताल ठोके बड़ी बहस में आज बात दो किरदारों की, एक जो देश में संक्रमण फैलाने का आरोपी है और दूसरा जिसने देश में नफरत फैलाने की कोशिश की। 1 महीने से अधिक हो गया है और मौलाना साद को नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है, लेकिन सलाखों से वो अब भी दूर है। वहीं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी ये सवाल बना हुआ है। और इस बीच जफरुल ने माफी तो मांगी है, लेकिन अपने कहे पर नहीं, गलत वक्त के लिए। और ऐसे में ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आज की बहस इन बड़े सवालों के साथ करेंगे कि साद जफरुल पर एफआईआर सलाखों के पीछे का, साद का चोर पुलिस का खेल आखिर कब तक, माफी से खत्म होगा जफरुल का जुबानी जहर, संक्रमण वाले साद पर किसका आशीर्वाद, और देश विरोधियों की देशद्रोही जुबान पर लगाम लगाना क्या जरूरी नहीं। तो आइए बहस की शुरुआत करते हैं। और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, और मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फिरोज भक्त हमारे साथ हैं। अब्दुल रजाक खान राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक, इस चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं। और साथ ही तबलीगी जमात के प्रवक्ता शाहिद अली को आप देख पा रहे हैं इस वक्त। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में फिरोज भक्त आपसे कर रही हूं। जफरुल इस्लाम खुद को देशभक्त बता रहे हैं, संविधान में, कानून में वो भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, ये भी कह रहे हैं। संविधान में भरोसा रखने वाला क्या देश में सैलाब लाने की बात कर सकता है, ज़लज़ला लाने की बात कर सकता है? देखिए मीमांसा, ये बड़े अफसोस की बात है कि एक ऐसा पढ़ा लिखा शख्स, सुलझा हुआ आदमी जो कि मिल्ली गजट जैसे एक देशभक्त रिसाले का एडिटर भी है, उसने इस किस्म की हरकत करी, ऐसा उन्होंने काम किया। आप ये देखिए कि ये जो उन्होंने काम किया, इससे सारे मुसलमान जो है उनका सर जो है शर्म से झुक गया है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा बहुत ही साफ अल्फाज में कि मुल्क का मुसलमान जिस तरह से मौलाना साद के साथ नहीं है, उसी तरह से इनके साथ भी नहीं है जफरुल इस्लाम खान साहब के साथ, जो कि माइनॉरिटीज कमीशन दिल्ली के चेयरमैन हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि देखिए, अगर आप उनको कुछ शिकायत, ठीक है ये डेमोक्रेसी है, आपको मोदी से शिकायत हो सकती है, आपको अमित शाह से शिकायत हो सकती है, आपको सरकार से शिकायत हो सकती है, जेन्युइन है। आप ये बात सरकार के बीच में रखें। आप एक फॉरेन कंट्री में जाकर के हिंदुस्तान को डिमोनाइज कर रहे हैं, डिस्परेज कर रहे हैं। पूरे एक ऐसा मुल्क जो ह्यूमेननेस की एक निशानी है, पूरे सदियों से मतलब लोग इसकी तारीफ करते चले आए हैं। आपने वहां पे जाके सारा जो काम था मोदी साहब का, जो उनको 7 मुस्लिम कंट्रीज ने अवार्ड्स दिए थे, बेस्ट जो अवार्ड्स थे उनके, उसका सब आपने उसको बंटाधार कर दिया इस तरह से करके। और दूसरी बात, ये एक बात समझ लें आप, जफरुल इस्लाम साहब, आप जरूर देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जैसे लोग या कुछ और लोग समझते हैं कि जो हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं अरब नेशन से, वो इसमें उससे बट्टा लगेगा, आप लोग हरगिज़ नहीं कर सकते। आज की तारीख में हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं अरब नेशंस के साथ, दे आर इन द बेस्ट फेज, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। अभी मेरी मुलाकात हुई थी, अपने हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे अलसाती साहब जो एम्बेसडर हैं सऊदी अरब के, उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा अंग्रेजी में, कहते हैं यू नो योर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने कहा सर आई एम विद यू, यू आर राइट। तो इतना अच्छा काम हमारा मुल्क कर रहा है, गवर्नेंस अच्छा कर रहा है, और इस तरह की बात करने का मतलब यह है कि हमारा सर शर्म से झुक जाता है। तो इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए रमजान का बरकतों वाला महीना है, आप माफी मांग लीजिए, कोई मसला नहीं है। आप सच्चे भक्त हैं, आप भी हिंदुस्तान के सच्चे भक्त हैं, आप इस खत को वापस ले लीजिए। फिरोज भक्त साहब, वो माफी भी मांग रहे हैं तो कैसे माफी मांग रहे हैं? रमजान की बरकतें ये नहीं देखा आपने, वो कैसे माफी मांगी है? शाहिद अली, ये कैसी माफी है नॉट लाइक एन अपॉलॉजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अगर माफी सुनिए मीमांसा, मैं आ रही हूँ फिरोज जी, मैं डिबेट को ओपन करना चाह रही हूँ यहाँ पर, मैं आ रही हूँ आपके पास लौटकर, और उस आदमी का पद बढ़ जाता है। यहाँ मैं जवाब ले रही हूँ। शाहिद अली, ये कैसी माफी है? इल टाइम्ड, यानी कि गलत वक्त, लेकिन बात सही। देखिए, इन्होंने एक इतना स्पष्टीकरण दिया है अपने फेसबुक पेज पर। अगर आप इनके स्पष्टीकरण को देखें तो उन्होंने ये कहा है कि मैं कभी भी सऊदी अरब के पास या मुस्लिम वर्ल्ड के पास शिकायत करने नहीं जा रहा हूं, मेरी इंटेंशन नहीं थी। जब ये इन्होंने स्पष्टीकरण इसका आ गया है कि इनकी इंटेंशन ये नहीं थी, ना ये कभी गए हैं ना कभी जाएंगे,
अरे शाहिद अली, अगर इंटेंशन नहीं थी तो फिर ये लंबा चौड़ा ये मैसेज किसने लिखा था? ये मैसेज किसने लिखा था? मीमांसा जी, आप अगर इंटेंशन नहीं थी, अगर मंशा नहीं थी भी तो साथ में पढ़िए ना स्पष्टीकरण। मीमांसा जी, एक इंसान जब स्पष्टीकरण दे रहा है, शाहिद अली, ये ढोंग नहीं चलने वाला कैसे पढ़ेंगे उससे? ये कैसा माफीनामा है ये? नहीं, एक्सप्लेनेशन तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो वही बात हुई ना कि आप पहले किसी को गोली मारकर आप एक इंसान को मार दें, उसकी हत्या कर दें और फिर कहेंगे कि तो गोली, ये ट्रिगर गलत तरीके से दब गया हमसे। मैं सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान है सबसे ऊपर है, सबको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि इस कानून से कोई दूर चला जाए और इस कानून के होते हुए किसी पर कोई जुल्म सितम कर ले। ये हमारा पूरी तरह से मानना है, हमारे अमल में है ये चीज। जहां तक उनका जो पोस्ट था, उस पोस्ट पर उनका स्पष्टीकरण आया है, उस मैं शायद अली उस स्पष्टीकरण की बात कर रही हूँ जिसमें उन्होंने मीडिया को दोषी ठहरा दिया कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कहा है, इल टाइम्ड। उसका मतलब क्या होता है अंग्रेजी? अगर कोई भी छोटा मोटा भी जानता है अंग्रेजी का जानकार, इल टाइम्ड यानी गलत वक्त, कहा है कि लेकिन बात को सही ठहराया जा रहा है। मुसलमानों को वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने देश विरोधी जो आप हरकतें कर रहे हैं करते रहिए। कहा है कुंठित और सऊदी अरब जो देश है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैसेज बहुत ही स्पष्ट है यहाँ पर। आप उनके स्पष्टीकरण को जरा पढ़िए। उन्होंने इंडिया के लिए नहीं कहा है। मैंने एक बार नहीं शाहिद अली, मैंने वो 10 बार वो स्पष्टीकरण देखा है। उनके खिलाफ करने की बात है विक्रम सिंह जी। और जहां तक वो वाली बात है, शिकायत करने वाली बात, उस बात के साथ में तो कोई हो ही नहीं सकता। शिकायत करने का क्या मतलब है? कौन होती है वो? चलिए मैं पहले नरसिम्हा जी को लाऊंगी यहाँ पर बीच में। नरसिम्हा जी, ये माफीनामा आपने भी पढ़ा होगा ना, ये माफीनामा क्या बता रहा है? उन्हें अपने कहे पर ये चारों तरफ से निंदा होने के बाद अपने पद को बचाने के लिए इस प्रकार की ये भी कंडीशनल माफीनामा है। ये जैसे आपने कहा कि ये खुद अपने आप को गलत नहीं कह रहे हैं, तो मीडिया वाले ने गलत प्रस्तुत किया, मैं उनको नोटिस देने जा रहा हूं। और उनकी जो भावना थी उस पोस्ट में, मूल जो सोच था, वही देशद्रोह का सोच है। आप भारत के विषय को लेकर किसी अन्य देशों में जाकर कंप्लेन करेंगे, क्या ये भारत अपना देश नहीं है? यदि आप यहां भारत पर विश्वास नहीं है तो किस आधार पर आप किसी पद पर हैं? अब पहले अपने पद को इस्तीफा दे देते। तो ये इस प्रकार का मतलब लोगों को उकसाने का जो सोच है, आजम खान ने जो किया वही ये भी कर रहे हैं। आपको याद होगा आजम खान ने एक बार यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखकर कहा था कि भारत में हमारे साथ उत्पीड़न होता है। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। भारत में जितने मुसलमानों की आबादी है विश्व में दूसरी संख्या में है। आप जिन देशों में जाकर उनके यहां गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले अपने लोगों को ठीक रखें। तो ये इस प्रकार राजनीति करने की जो सोच है, एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स बढ़ाने की सोच है, यह इसको उठाकर फेंकना चाहिए। ये केवल कोई माफीनामा, कंडीशनल माफीनामा मांगने से ये बात नहीं होगी, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं सबसे पहले वो अपने पद से अब खुद इस्तीफा दे दे। अब्दुल रज़ाक खान, तो अब मुसलमानों को क्या अरब देशों में जाकर न्याय मिलेगा क्या? मीमांसा जी, देखिए, विश्व भर में सिवाय पाकिस्तान के कोई एक देश ऐसा नहीं है जो भारत का दुश्मन हो या भारत की किसी देश के साथ दुश्मनी हो। हर एक देश मोदी जी को बुलाता है, सम्मानित करता है, उनको पुरस्कार देता है, क्योंकि हर एक देश चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्ते अच्छे से बनाए रहें। लेकिन कुछ चंद लोग जो विदेश में बैठे हैं, जो हिंदुस्तान में अखंड हिंदुत्व का आरएसएस की विचारधारा रखते हैं, ऐसे लोगों ने फेसबुक में, ट्विटर में कुछ ऐसी चीजें लिख दी जिसकी वजह से देश के रिश्ते। मैंने जफरुल इस्लाम के स्टेटमेंट में मैं आपसे पूछ रही हूँ, उनका माफीनामा आपको मंजूर है? जो उन्होंने किया ठीक कहा? देशद्रोही है या देशभक्त है, ये बता दीजिए। गलत किया, सरकार ने गलत किया है, सरकार ने गलत किया है। उस स्टेटमेंट के साथ हम नहीं है एक तरफा, दूसरी तरफा सरकार ने भी गलत किया है, उसको देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। देखिए, हेंदल कासमी की एक ट्वीट आती है, योर स्कोर्न एंड रिडिक्यूल विल नॉट गो अननोटिस्ड
मोदी जी लाइन पे आ जाते हैं। मोदी जी आकर के देश को संबोधित करते हैं कि भाई देखिए ये महामारी धर्म को नहीं देखती, जाति को नहीं देखती। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमको जो यूएई के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना है। अब्दुल रज़ाक खान, आप मौलाना साद को नोटिस पर नोटिस थमाए जा रहे हैं, बाहर नहीं आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ पर जहर उगलने की कोई कोशिश कर रहा है, भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो आपकी नजर में अभी भी हीरो ही बने रहेंगे। नहीं कर सकता ऐसा 5-5 साल पुराने ट्वीट्स बीजेपी के सांसदों को डिलीट करना पड़ा सिर्फ हैंडल। अब्दुल रज़ाक, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मौलाना साद जफरुल इस्लाम आपकी नजर में देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, ये बता दीजिए मुझे। देखिए, मौलाना साहब को अगर देशद्रोही कहना है तो उस दिन जो जो मंदिर खुली हुई थी उन सारे मंदिरों के अध्यक्षों को आपको देशद्रोही करार देना होगा। आप दाएं बाएं सब जगह घूम जाएंगे। जिसने पूरे देश में कोरोना फैला दिया, 22 राज्यों में कोरोना कोई 1/3 केसेस जमात से जुड़े हुए हैं, वो आपको देशद्रोही नजर नहीं आएगा। आप उसको क्लीन चिट दे देंगे, आपका आशीर्वाद, आपका हाथ उन पर बरकरार रहेगा। इसकी वजह से आज अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मोदी जी को तबलीगी जमात को, तबलीगी जमात के जो बड़े तबलीगी जमात ने जो देश के साथ जो अब्दुल रज़ाक, इतनी देर से आप बोल रहे हैं लेकिन आपने मौलाना साद और आपने कुछ नहीं बोला। जफरुल इस्लाम ने क्या क्या देश विरोधी बातें बोल दी। मुसलमानों को जाकर अरब देशों में वहां शिकायत करेंगे और वहां न्याय दिलाएंगे आप। जो अरब देश हैं, अब्दुल रज़ाक मेरी बात सुनिए आप, जितने अरब देश हैं वो सम्मानित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी गवर्नेंस के लिए। और आप जानते हैं कि इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव होता है, ये भी आपसे छुपा नहीं। कोई गलत बर्ताव नहीं होता मीमांसा जी, कम से कम अच्छा, ऐसा गंदा बर्ताव नहीं होता। अच्छा क्या होता है मुसलमानों के साथ बर्ताव क्या अन्य धर्मों मतलब अल्पसंख्यकों के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं होता इस्लामिक देशों में। वहां जाकर आप भारत के मुसलमानों को न्याय दिलाएंगे, वहां इंसाफ दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के विधायक खुलेआम आकर मुसलमान व्यापारी अगर सब्जी बेच रहा है तो उसे मार मार कर अपने इलाके से बाहर भेजे और आप उनके ऊपर। अरे जो गलत कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक खान, तो उनकी भी निंदा हो रही है, नोटिस उनको भी जारी किए जा रहे हैं और हम सवाल पूछ रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूं उस पर जवाब आप नहीं दे रहे हैं। देखिए, सोनू निगम जी वहां बैठकर कहते हैं आज अरबी गाने गा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कहना पड़ रहा है उनको। यहाँ हिंदुस्तान में अजान मैं विक्रम सिंह को बीच में ला रही हूँ। विक्रम सिंह जी, ये देखिए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, तबलीगी जमात के साथ यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, उन्हें इलीगल डिटेंशन में रखा जा रहा है। ये बात भी जफरुल इस्लाम ने वहां पर चिट्ठी लिखी है बकायदा, जिसमें इन बातों का जिक्र किया गया है। ये विक्टिम कार्ड इस देश में कब तक खेला जाता रहेगा? मीमांसा जी, ये सब एक झूठ का एक पुलिंदा है और झूठ के पांव नहीं होते हैं, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। आपने अपने डिबेट में देख लें कि मुद्दे को भटकाने के लिए उसको भूल भुलैया में कैसे डालने की कुंसित प्रयास किया जा रहा है। मुद्दे पे आकर के ईमानदारी के साथ साफ गोई का कोई जवाब नहीं दे रहा है। तबलीगी जमात ने 30% संक्रमण किया, हाँ या ना? आपने हुकुम की शासन की, हाँ या ना? आपने छुप करके जगह जगह पलायन किया, हाँ या ना? आपको 4 नोटिस दी गई, आपने कोई ताउन किया तफ्तीश कुनिंदा से, हाँ या ना? आपने अपने जो फंड्स आए हैं उसके बारे में कोई आपने खुलासा किया कि कहां से आए, कैसे नहीं आए, और अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया, हाँ या ना? इसके बारे में आप अपने साफ गोई से न जवाब दे करके आप देश के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। जफरुल इस्लाम ने जो किया है बहुत ही गलत किया है, और फिरोज बख्श साहब ने जो कहा, मैं पूरी तरीके से उनकी बातों को तायीद करता हूं और उनका समर्थन करता हूं पुरजोर तरीके से। पूरे फोरम, अदालत, हर चीज यहां मौजूद है। आपको अगर राष्ट्रपति से भी शिकायत है तो आप जाके कर सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं और कार्रवाई का पूरा खाका खिंचा हुआ हमारे संविधान के अंतर्गत। लेकिन जाके अरब देशों में जाके भीख का कटोरा लेके चल रहे हैं, ये आपको भी शोभा नहीं देता है। और देश के नागरिक होने के नाते आपने अपने आप को और भारतीय होने के नाते अपने आप को शर्मसार किया है। और माफीनामा, मीमांसा जी, माफीनामे से काम नहीं चलता है कि पिस्तौल से गोली चल गई बाद में मैं माफी मांगू। कानून में अगर जराइम हो गया तो फिर कानून के हिसाब से कार्रवाई भी होगी। माफीनामा किसी मतलब का, किसी मकसद का नहीं होता। कानून में माफीनामे का कोई स्थान नहीं होता है। शाहिद अली, मौलाना साद को 4 नोटिस दिए जा चुके हैं।
कहा गया था सरकारी अस्पताल से कोरोना टेस्ट करवाना है, कहां है रिपोर्ट? शाहिद अली, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अभी आपकी आवाज आई मुझे, बोलिए। मेरा सवाल था कि मौलाना साद को 4 नोटिस दिए जा चुके हैं और उनसे कहा गया था कि सरकारी अस्पताल से अपनी कोरोना टेस्ट कराकर रिपोर्ट दे दीजिए क्राइम पुलिस की, क्राइम ब्रांच को। कहां है वो रिपोर्ट? ये इन्वेस्टिगेशन की चीजें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जवाब दे रहे हैं। मेरा ख्याल है वो अपना काम कर रही हैं, अच्छी तरह से कर रही हैं। आप भी यकीन रखिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर, हमें भी यकीन है। अभी आपने मानसा जी एक बात कही क्वारंटाइन के ऊपर, इलीगल डिटेंशन के ऊपर, कि जफरुल इस्लाम साहब ने खत लिखा था सीएम साहब को कि जो जमात के लोग हैं उनको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, इलीगल डिटेंशन में रखा जा रहा है। आपने उस खत के जरा पूरे मजमून को बताइए। क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का होता है। उन लोगों को 31 दिन, 32 दिन, 33 दिन हो चुके हैं क्वारंटाइन में। अभी तक लगातार उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तब भी उनको क्यों अभी तक क्वारंटाइन में रखा गया है? क्या वो इंसान नहीं है? इंसान जो होते हैं शाहिद अली, वो स्वास्थ्य कर्मियों पर और पुलिस कर्मियों पर पत्थर नहीं बरसाते हैं, उन पर थूकते नहीं हैं। उन्हें आप इंसान नहीं कह सकते। ये लोग जो क्वारंटाइन में हैं, ये पत्थर बरसा रहे हैं क्या? मेहमान साहब जी, ये लोग जो क्वारंटाइन में क्या आप जानते हैं, मेडिकली भी मैं आपको जरा दुरुस्त कर दूं आपके फैक्ट्स को, 14 दिन के बाद भी कई रिलैप्स हो रहे हैं केसेस। तो आप जो भी अस्पताल से भेजा जा रहा है घर पर, उसे बोला जा रहा है कि वो कम से कम 28 दिन तक आइसोलेशन में रहे। 750 लोग क्वारंटाइन में है सुल्तानपुरी में, और इन्होंने किसी को पत्थर नहीं मारा है। ये वहां पर तमाम मस्जिदों में से निकाल कर लोगों को लेकर गया है अस्पताल में, वहां पर वो थूक रहे हैं, भूख की वजह, वहां पर वो बदसलूकी कर रहे हैं, मैडम पत्थरबाजी हो रही है, हो गया भूख की वजह से। आप इलाज हो रहा है उनका, यही आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और 33 दिन तक मेहमान साहब मुझे जवाब दीजिए। नरसिम्हा जी, जबकि उनकी नरसिम्हा जी काउंटर करेंगे आपको। देखिए क्वारंटाइन की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक क्वारंटाइन होती है, न कि जरा सुनिए बात। नरसिम्हा आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुनिए पहले। ये किस, अब देखिए ये किस कम्युनिटी के हैं, किस जमात के हैं, उसके आधार पर नहीं, क्वारंटाइन के गाइडलाइंस के आधार पर कर रहे हैं। जहां क्वारंटाइन करने के बाद 14 दिन के बाद उनमें कुछ संक्रमित व्यक्ति मिलते हैं, फिर उनको पूरे नेगेटिव आने तक उनको कुछ दिन एक्सटेंड करते हैं। इनको नहीं, जो ईरान से जो आए थे, इटली से जो आए थे, उनको भी 28-30 दिन रखा गया सरकारी फैसिलिटीज में। तो वो सारे तबलीग, उसमें कोई तबलीगी थे नहीं, बट लेकिन इसलिए इसमें भी कोई ना कोई सांप्रदायिक एंगल ला करके हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इस प्रकार का झूठ मत प्रचारित करिए। हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्वारंटाइन में उनको लोगों को 33 दिन हो गए हैं, उनकी 3 नेगेटिव आई है। आप प्लीज गाइडलाइंस लीजिए, उनको रखा जा रहा है। आपसे दरख्वास्त है सर आपसे कि इसमें इंटरवेंशन कीजिए, में रखने इसमें जमात से नफरत करने का काम मत कर लीजिए। जो जमाती है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं है, ऐसा नहीं है। जमात से नफरत करने का काम मत कर लीजिए। 3 बार शाहिद अली, जो गाइडलाइंस बनाई गई है उनको फॉलो किया जा रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर ही किया जा रहा है। ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, आपको यहाँ पर ये समझना होगा। आप अपने लिए तो खतरा करेंगे ही, आपके जो परिवार वाले हैं और देश के बाकी लोगों के लिए भी आप खतरा यहाँ पर पैदा कर रहे हैं अगर आप आइसोलेशन में नहीं रह रहे। 33 दिन से हैं, उनकी आपको कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। वो लेकिन मेरा नरसिम्हा जी आपसे सवाल है, ये नोटिस का खेल कब तक खेलते रहेंगे? प्लीज इंटरवेंट कीजिए। ये मौलाना साद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? 1 महीना हो चुका है। नरसिम्हा जी जवाब दीजिए इस बात का। अब देखिए मीमांसा जी, उन पर एक तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, हर तरह की जांच हो रही है, उनसे कई सवाल पूछे गए हैं, कुछ जो सवालों का वो जवाब दे रहे हैं, कुछ को तोड़ मरोड़ कर उससे इवेसिव रिप्लाईज दे रहे हैं। उनका जो बैंक ऑफ इंडिया की अकाउंट है, तबलीगी सेंटर मरकज में जो प्रधान मेन अकाउंट है, उसमें रुपया आकर के उसकी लॉन्ड्रिंग होने की शक है। बाकी अकाउंट के डिटेल दे रहे हैं, लेकिन मौलाना साद जी के 2 बेटे और उनके दामाद,
उन अकाउंट में बड़े पैमाने पर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी शंका है, आरोप है, उन पर जवाब लिया जा रहा है और समय पर जब जरूरत होगा उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। एक मौलाना को पकड़ने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस, छापेमारी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये अरेस्ट वारंट क्यों नहीं जारी हो रहा है? मीमांसा जी, मैं मानता हूं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत विवेचना बड़ी पेचीदी होती है और उसमें बड़े चूल से चूल मिलाकर के फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में इतने खाते, इतने ट्रांजैक्शंस, उसकी जरूर उसकी समीक्षा की जाती है। लेकिन इतनी नोटिस के बाद जब प्रथम दृष्टया इतना प्रमाण है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि पलायित अपराधी घोषित करने में कोई दिक्कत। शायद उनकी बुजुर्गियत और उनकी ज़ईफी का ख्याल रखते हुए स्पेशल ब्रांच ने इस बात का लिहाज किया कि शायद उनको शर्मिंदा न करें, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जब उन्होंने कोई कृत्य किया है तो उनकी ज़ईफी का कोई ख्याल करें। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इनाम की घोषणा हो के पोस्टर जगह जगह इश्तेहार लग जाने चाहिए और उसके बाद पलायित अपराधी के ऊपर जो कार्रवाई कानून इजाजत देता है उसके मुताबिक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। नहीं तो वारंट निकलवा करके कोर्ट से एक दबिश डाल दीजिए। कहा है, ये सब जानते हैं, ये सारी दुनिया जानती है कि वो पाताल में नहीं है, न आसमान उनको खा गया है, सब जानते। कहा है गिरफ्तारी की, आपने बिल्कुल सही कहा। वाकई देश ये जानना चाहता है कि इतने संगीन आरोपों के बाद उनकी गिरफ्तारी और कस्टोडियल इंटरोगेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। अब्दुल रज़ाक खान, होनी चाहिए गिरफ्तारी। और जफरुल इस्लाम, ये भी मैं बता दूं यहां पर आपको, जाकिर नाइक की भी पैरवी कर रहे हैं। जाकिर नाइक उनकी नजर में हीरो हैं। जो आतंकी सोच रखता है, जो भगोड़ा है इस देश का, वो भी उनकी नजर में हीरो है। अरे देखिए, फेक न्यूज पर उन्होंने जवाब दे दिया। जो भी जफरुल इंसाफ ने कहा है, किया है, जो भी ट्वीट लिखा है, वो सरासर गलत है, निंदनीय है। कोई जरूरत नहीं थी उनको एक संवैधानिक पद पर रहकर ऐसी बात करने की, और अभी ऐसे हालात में जिस वक्त पर हम लोग महामारी से लड़ रहे हैं। देखिए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देश के महामारी के वक्त में ना दिया होता तो ठीक था। आप क्लीन चिट दे रहे हैं ना उनको, कुछ गलत नहीं किया। मीमांसा जी, देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। 19 मार्च से लेकर आज तक खामोश हैं। जब अल मशरिकी एक, कुवैत का एक, देश को कई बार संबोधित कर रहे हैं। ये नफरत की आग लगने दिए, नफरत का दुकान चलने दिए पूरे देश में। जब नफरत की आग नफरत क्या है, आपने तबलीगी जमात ने पूरे देश घूम जहर उगल रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। ये नफरत कौन फैला रहा है? नहीं, जो देश विरोधी सोच रखते हैं, जो जहर उगल रहे हैं, आप उनके साथ। मोहन भागवत की को जवाब देना पड़ा। अब्दुल रज़ाक खान, एक्सपोज हो गए आप, क्योंकि आपने जवाब ही नहीं दिया। आपकी नजर में देशद्रोही है, देशभक्त है, मेरे पास वक्त इतना ही है। लेकिन हमारा ये मानना है कि एक ने देश में कोरोना फैलाया, दूसरे ने नफरत फैलाई, और ऐसे देश विरोधी सोच रखने वाले, जहर उगलने वालों के लिए एक ही जगह है, सलाखों के पीछे। वो भी उनके ट्वीट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। एक छोटा सा ब्रेक के बाद होगी कुछ और खबरें। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.